हाँ जी, स्वागत है आपका श्रीमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन जो इकोनॉमिक सर्वे का थर्ड चैप्टर जो वो शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट हो गया था, बस वो एक बजट वाला पोर्शन बचा हुआ था, वो मैं करवा दूंगा। अभी क्या उसके मेरे पास प्रॉपर नोट्स लिखित में थे नहीं, उसमें मुझे टाइम लगता। मेरे पास जो लिमिटेड टाइम है उसमें मुझे लगा कि पहले चैप्टर थर्ड शुरू कर देता हूँ। उसका आधे घंटे का वीडियो बनेगा, वो मैं करवा दूंगा, है ना। चैप्टर टू का बजट वाला जो पोर्शन है अपना वो बचा हुआ है, वो मैं करवा दूंगा। अपन पहले शुरू कर रहे हैं चैप्टर थ्री, ठीक है। जो कि नॉर्मली अपन चैप्टर थ्री जो यदि पिछली बार किसी ने सर्वे पढ़ा हो मुझसे, तो चैप्टर थ्री अपन सबसे पहले शुरू करते थे। उसका रीजन मैं बता चुका हूँ कि पहले जो वो लोगों का जीडीपी वगैरह जो है उतना क्लियर नहीं होता था, तो उसके लिए। लेकिन अभी जो ज़्यादातर बैचेज में जीडीपी वगैरह पहले पढ़ाई दिया जाता है, तो ज़्यादातर लोगों का क्लियर ही है, ठीक है। चलिए, तो अपन शुरू करते हैं चैप्टर थ्री। जो चैप्टर थ्री है उसमें दो सब टॉपिक हैं। एक है आपके ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, और एक है आपके पंचायती राज, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के बारे में अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान में रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या चल रहा है। क्योंकि आपको पता है राजस्थान की जो अधिकतर जनसंख्या है अराउंड 75%, वैसे 74 पॉइंट कुछ है, 75% पॉपुलेशन जो हमारी रूरल एरिया में रहती है। तो उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने एक अलग से संस्था बना रखी है, अलग से कुछ योजनाएं चल रही है रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो एक एक करके हम उन सब के बारे में जो वो जानेंगे। सबसे पहले हम एक देख रहे हैं, इसको दो भागों में बांट रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज को। एक रूरल डेवलपमेंट और दूसरा पंचायती राज। पंचायती राज आप जानते हैं कि जिसकी अवधारणा महात्मा गांधी जी के द्वारा सोची गई, और हमारे संविधान के आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसके बारे में बताता है। तो इसको लेकर पंचायती राज एक विभाग बनाया गया अलग से 1 अप्रैल 1999 को, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1999 को पंचायती राज विभाग अलग से बनाया गया। पहले अपन आज बात करेंगे ग्रामीण विकास के बारे में, रूरल डेवलपमेंट के बारे में, उसके बाद अपन जो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक संस्था का नाम पढ़ते हैं और संस्था के बारे में जानते हैं। उसका नाम है राजीविका। क्या नाम है उसका? राजीविका। राजीविका एक तरीके से कहें, फुल फॉर्म क्या है, तो एक तरीके से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। डिकोड करते हैं एक शब्द को। राजस्थान मतलब कि राजस्थान सरकार की है, केंद्र सरकार की संस्था नहीं है, राजस्थान सरकार की है। ग्रामीण, तो ये भी पता लग रहा है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए है। आजीविका, आजीविका मतलब क्या होता है? लाइवलीहुड, पैसे किस तरीके से कमाएं। तो राजीविका की जो ज्यादातर योजनाएं हैं वो आपको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर तो मिलेगी, लेकिन मेन उनका जो ओवरऑल जो मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि गांवों के लोगों को पैसा किस तरीके से कमा के दिया, वो कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में सोचना। विकास परिषद, ठीक है। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, जिसको अपन राजीविका के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जो वो अक्टूबर 2010 में हो गई थी, है ना। जिसके प्रॉपर मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह डाउनलोड करके देखे तो कई जगह पर आपको नवंबर देखने को मिलता है, लेकिन सर्वे अक्टूबर 2010 दे रहा है। दूसरी बात, इसका रजिस्ट्रेशन जो अक्टूबर के अंदर हो गया था, इसलिए ठीक है। तो अक्टूबर 2010 के अंदर हो गई, और एक हमारा एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है। जैसे मान लो आपको कभी भी कंपनी खोलनी हो, आपको कोई एनजीओ खोलना हो, तो कंपनी खोलनी है तो उसके लिए एक कंपनी एक्ट 2013 है, उसके तहत रजिस्ट्रेशन होता है। एनजीओ का अलग एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होता है। इसी तरीके से जो सरकार की जो संस्थाएं होती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो कि किसी काउंसिल के रूप में और इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत हुआ है। तो ये संस्था बनी कब है? अक्टूबर 2010 के अंदर। और इसका रजिस्ट्रेशन जो किसके तहत हुआ है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत हुआ है। ये क्या काम करती है? तो ये रूरल डेवलपमेंट का काम करती है। ये एक्चुअल में क्या है? एक काउंसिल है। तो काउंसिल का कोई चेयरपर्सन भी होगा। तो कौन होता है इसका चेयरपर्सन? इस चेयरपर्सन होते हैं खुद मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर जो है वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। और आपके जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जो है उसके मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। हालांकि उपाध्यक्ष आपको ज्यादातर जगह पर लिखा हुआ नहीं मिलता, इसलिए इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। नोट्स में भी आपको लिखा हुआ नहीं है, अपडेट करना चाहो तो कर सकते हो। उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरपर्सन जो वो कौन होगा? तो जो आपके ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग है उसके मंत्री जो हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। बाकी मेनली अध्यक्ष याद रहना चाहिए, और वो कौन होता है? तो अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। काम क्या है इसका? तो काम वही है कि भाई गांवों के अंदर लोगों की आजीविका बढ़ाई जाए। कैसे बढ़ाई जाए? ऐसे क्या एक संस्था की आजीविका बढ़ा देगी क्या? तो भाई देखो, जैसे मान लेते हैं कि कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं, वो अपना कोई छोटा मोटा कोई काम करती हैं, कोई अचार पापड़ बनाती हैं, इस तरीके का कोई काम करती हैं। या फिर कोई जो छोटे मोटे कोई ऑटो रिक्शा वाले जो होते हैं, ई रिक्शा वाले जो होते हैं, क्यों ना इनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया जाए।
स्वयं सहायता समूह जिसको अपन कहते हैं, नाम से क्लियर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप जो कि एक दूसरे की आपस में मदद कर पाए, एक दूसरे के साथ में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो और पूरे इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक यूनिट के रूप में सरकार के सामने प्रेजेंट कर पाए। आज मान लो कि मुझे कोई लोन लेना है, तो वो सरकार के सामने मैं एज एन इंडिविजुअल जाऊंगा ना, लेकिन क्यों ना, और गांव के लोग ऐसे अलग अलग इतना कोई जानकारी रखते नहीं है, तो क्यों ना वो जो गांव के लोग हैं जो कि एक प्रकार का काम कर रहे हैं, वो सरकार के पास ग्रुप के रूप में जा पाए। वो जो ग्रुप हो वो किस नाम से कहलाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम से कहलाएगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद करना, अब वो सरकार और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बीच का मीडिएटर कौन होगा, तो उस बीच का मीडिएटर जो आपके राजीविका होगा। आज समझ में आई गई होगी, बहुत सिंपल सी बात है। तो 2010 के अंदर ये संस्था बनी है और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत इसे जो रजिस्टर्ड किया गया है। कौन से डिपार्टमेंट में आएगी, तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आएगी, ठीक है। जो ग्रामीण विकास विभाग है उसी के तहत आएगी, राजस्थान गवर्नमेंट की है ही। काम क्या होता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलकर काम करना होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो मैंने आपको बताया जो ग्रामीण विकास विभाग है उसके जो मंत्री हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये चार बातें हमने राजीविका के बारे में पढ़ी। राजीविका की आप ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह चेक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि जो है इनके अध्यक्ष हो गए, और ये जो है वो आपके किरोड़ी लाल मीणा जी का, मुझे अब पक्का देखो, मैं इस बात को लेकर मुझे पक्का नहीं पता, इस्तीफा देने वाला कुछ मामला चल तो रहा था, शायद स्वीकार किया कि नहीं किया वो देख लेना। तो वो जो है इनके रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसको देखते हैं, तो इसलिए वो फिर क्या माने जाएंगे, उपाध्यक्ष माने जाएंगे, ठीक है। हाँ, नहीं भी अपडेटेड ही है, आज का ही स्क्रीनशॉट है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपके मुख्यमंत्री जो कि इसके अध्यक्ष हो गए, और आप जो इनके क्या हो गए, उपाध्यक्ष हो। आप यदि इनके जाओगे ना, यहाँ पर क्लिक करोगे प्रोजेक्ट्स पे, तो इनके बता देंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो वो चल रहे हैं। आप क्यों जाओ, वो काम मैं ही कर दूं आपके लिए। चलिए भाई वही देखते हैं आगे। तो इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो वो चल रहे हैं और इनके कौन कौन से प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं, ये सारे ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से जो ली हुई हैं, ताकि किसी प्रकार का कल को कोई क्वेश्चन में विवाद होता है, अपने कंटेंट में किसी प्रकार की आपको वो आती है कि भाई हमने इसके अकॉर्डिंग ये करके आ गए और इसका आंसर एक्चुअल में कुछ और मान लिया, तो कोई इशू नहीं है। वो आपको ऑफिशियल डेटा है, वो सारे आपको एज ए प्रूफ मिल जाते हैं, या तो वो डिलीट हो जाता है या फिर आपका सही मान लिया जाता है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कि इनके द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। देखो कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो कि भारत सरकार के हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम क्या है जो कि भारत सरकार के हैं, और इनको इंप्लीमेंट करने का काम राजस्थान के अंदर किसके द्वारा किया जाता है, तो वो राजीविका के द्वारा किया जाता है। और कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो कि स्पेसिफिकली राजस्थान सरकार के ही हैं, और उनको राजस्थान में इंप्लीमेंट करने का काम किसको दिया गया है, वो राजीविका को दिया। इस तरीके से जो राजीविका है उसकी जो योजना है उसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट राजस्थान के अंदर जो वो कौन कर रहा है, तो राजीविका कर रही है। एक ऐसी योजना है जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है और उनको इंप्लीमेंट करने का काम जो राजीविका के द्वारा किया जा रहा है। पहले हम कौन सी पढ़ेंगे, निश्चित है पहले हम भारत वाली पढ़ लेते हैं। तो भारत वाली पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली योजना आती है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM के नाम से जानते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसमें भी देखो नाम से सारी चीजें क्लियर है। सबसे पहला राष्ट्रीय यानी कि भारत सरकार की है। ग्रामीण आजीविका मिशन कब से शुरू हुआ, 2011, जून 2011 को जो ये शुरू हुआ, ठीक है। कुछ जगह पर आपको 2010 मिलेगा, कोई कंफ्यूज नहीं होना, ऑफिशियल डेटा है। मैं आपको यहाँ पर जो बात बता रहा हूँ वो एकदम ऑफिशियल है। कल को कोई इसमें से कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप मुझे कह सकते हो कि भाई आपने कहा था ऑफिशियल है। ये मैंने खुद ने कई सारे डेटा डाउनलोड, क्योंकि पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था यूट्यूब में कमेंट आए कि सर इसके कुछ जगह पर 2010 दे रखा है, तो मैंने खुद ने इसके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह डाउनलोड किए ऑफिशियल वाले। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कई जगह पर 2010 लिखा हुआ है, पर ज्यादातर जगह पर जून 2011 लिखा हुआ है, इसलिए अपन किसको सही मानेंगे, जून 2011। सर्वे में भी ये लिख के दिया हुआ है, तो अपन इसको क्या सही मानेंगे, जून 2011। तो भाई ये योजना कब शुरू हुई थी, जून 2011 में। कौन चलाएगा, तो भारत के अंदर ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाएगा, सिंपल सी बात है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये था कि 2024-25 तक 10 से 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को हम जो वो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मदद करना चाहते हैं। कितने परिवारों को, 10 से 12 करोड़ परिवारों को 2024-25 तक हम जो मदद करना चाहते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर पूरे राज्य में लागू। देखो जब भी नेशनल वाली कोई भी स्कीम आती है उसके अंदर हम ये जरूर पढ़ते हैं कि ये क्या राजस्थान के अंदर लागू है, और यदि राजस्थान में लागू है तो राजस्थान के कितने जिलों में लागू है, ठीक है।
तो ये जरूर याद रखना, ये जो योजना है वो राज्य भर में यानी कि पूरे राज्य के अंदर लागू है। आपको पता होगा 2016 में इस योजना का नाम बदल दिया गया। इसका जो है पहले नाम NRLM था और अब इसका नाम जो वो डे NRLM कर दिया। अब इसका नाम क्या कर दिया गया, ये शायद आपको बैकग्राउंड कलर जो थोड़ा सा लग रहा होगा, डे NRLM। हाँ, कुछ लोगों ने देखो ये भी कहा कि सर आप ये जो शॉर्ट नोट्स बनाते हो या फिर आप जो यहाँ पर पढ़ा रहे थे सर्वे के पहले 2 वीडियो आए, उसमें बैकग्राउंड आपने व्हाइट रखा हुआ था और वो आंखों पर चुभता है ना। देखो हम यहाँ पर जो चीजें करते हैं ना, वो बहुत सारी चीजें सोच समझ के करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहली बार जब सर्वे पढ़ाया उसमें भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना के दिए थे। मेरा जो फेवरेट बैकग्राउंड है ना, जिसमें मुझे सबसे बढ़िया लगता है, वो या तो है ब्लैक या फिर एक वो ग्रीन वाला था। ये वाला ग्रीन नहीं, एक दूसरा ग्रीन है जो अपन शुरुआत में जो क्लासेस में नहीं होते थे, ग्रीन बोर्ड होते थे, तो वो वाले। ये 2 सबसे मेरे फेवरेट है। लेकिन मैंने जब सबसे पहली बार सर्वे पढ़ाया था उसमें शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बना के दिए और वो मैंने इन 2 बैकग्राउंड में बना दिए और फिर मैंने बच्चों को PDF भेज दी। जैसे ही स्टूडेंट्स ने वो PDF निकलवाई तो उनका जो प्रिंट आउट है वो सही, क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक था, तो वो जो प्रिंटर है उसने ब्लैक को उठा लिया, इस तरीके से पूरा कुछ भी दिखाई नहीं। तो फिर मैंने अगली बार इसमें चेंज किया कि जो मैं शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बनाता हूँ वो मैं आपको व्हाइट बैकग्राउंड में बना के देता हूँ ताकि आप उसका प्रिंट आउट जब वो निकलो, ठीक है। और मैंने जो पहले 2 चैप्टर पढ़ाए वो शॉर्ट नोट्स से ही पढ़ाए, उसमें मेरे पास PPT नहीं थी, इसलिए शुरुआत में मुझे टाइम भी ज़्यादा लगा, है ना, कि मैं एक एक चीज़ पहले बोर्ड पर बनाता था, उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करता था। अब मैंने जो आगे वाले चैप्टर्स की PPT जो बना ली है और इस वजह से जो है अपन उसको थोड़ा अब जल्दी तेजी के साथ में भी थोड़ा पढ़ सकते हैं, जल्दी जल्दी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। और मैंने आपको व्हाइट बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड वाला वो आपको चीज। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड जो मिशन है उसका नाम क्या कर दिया है, डे NRLM कर दिया है। डे क्या है, तो दीनदयाल, आपको पता है बीजेपी के एक बड़े महत्वपूर्ण नेता हुए दीनदयाल उपाध्याय, उनके नाम पर दीनदयाल अंत्योदय योजना। अंत्योदय मतलब कि एक अंतिम व्यक्ति जहां तक ये योजना पहुंचनी चाहिए। आपने सुना होगा एक अंत्योदय नाम से भारत सरकार की योजना भी चलती है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना आगे वही है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ जी 2016 के अंदर। कब शुरू हुआ, 2016 के अंदर। इतनी सी बातें, बेसिक सी बातें पढ़ने पड़ी, एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने कहा कि ये जो चैप्टर 3 है इसको हम 2 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। कौन कौन से 2 भाग, तो एक तो हमने कहा जी रूरल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, सेकंड जो है हम पढ़ेंगे आपके पंचायती राज। और ये जो पंचायती राज है, सॉरी रूरल डेवलपमेंट है, इसके अंदर सबसे पहले हमने एक संस्था पढ़ी जिसका नाम था राजीविका। राजीविका की फुल फॉर्म क्या थी, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद, आजीविका विकास परिषद। कब बनी थी, तो सर अक्टूबर 2010 में बनी। कौन से एक्ट के तहत बनी थी, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1958 का, उसके तहत बनी थी। इसमें अध्यक्ष कौन होता है जी, तो इसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है, तो पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमने जो इनकी योजनाएं पढ़नी शुरू की, किसकी, राजीविका की। योजनाओं को हमने 2 भागों में बांटा, एक जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है लेकिन इंप्लीमेंट ये कर रहे हैं, दूसरा जो राजस्थान सरकार ही चला है। भारत सरकार की हमने सबसे पहली योजना पढ़ी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ये जून 2011 के अंदर शुरू। इसका उद्देश्य है कि 10 से 12 करोड़ लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो वो जोड़ना है, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन ने इसके अंदर पढ़ी। एक पॉइंट और था कि हाँ इसका नाम चेंज हो गया है और राजस्थान में पूरे राज्य के अंदर जो ये चल रही है। आगे चलते हैं, एक और योजना, 3 योजनाएं पढ़ेंगे जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है लेकिन इंप्लीमेंट करने का काम राजीविका के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी योजना का नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना। इसमें भी देखो लगभग चीजें वही हैं, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पर है। देखो स्कीम के नाम को आप डिकोड कर लो ना तो आधी चीजें वैसे ही याद हो जाती है। इवन आप हर एक चीज के अंदर नाम को थोड़ा सा डिकोड करना सीख जाते हैं ना, तो फिर आधी चीजें आपके लिए वैसे ही आसान हो जाती है। बाकी बातें तो बोल बच्चे नो। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण, आर्थिक रूपांतरण का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक एक तरीके से पूरा चेंज कर देना है, तो आर्थिक रूपांतरण परियोजना। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे भारत में सिर्फ 13 राज्यों में चल रही है। ये वाली पॉइंट आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, अपडेट करना चाहो तो कर लो। देखो मेरी बात सुनो, 2 चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि आपके नोट्स में क्या लिख के दिया हुआ है, एक चीज है कि मैं क्लास में क्या बताता, ठीक है। आपके जो नोट्स हैं उसमें वो लिख के दिया हुआ है जो कि सर्वे के अंदर लिखे। सेकंड पॉइंट, इसके अलावा मुझे कुछ लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बात लिखी ही जानी चाहिए,
वो मैंने लिख के, कुछ चीजें क्लास के लिए रख लेते हैं, 2 बातें एक्स्ट्रा बताई जाती हैं। इसके अलावा ऐसा कंटेंट जो कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा ऐसे सीरियस है कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तो वो तो अपडेट कर ले, मिनिमम जिसको पढ़ना है तो वो यहाँ से पढ़ ले। इसलिए मैं आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ अपडेट थोड़ा थोड़ा बताता ही रहता हूँ, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो चीज को देख लो। ठीक है, तो ये जो है वो 13 राज्यों के अंदर चल रही है। बात क्लियर है? कितने राज्यों में चल रही है? 13 राज्यों में चल रही है। तो क्या राजस्थान में चल रही है? चल रही तभी तो पढ़ रहे हैं। तो ये राजस्थान के अंदर जो चल रही है, राजस्थान की 9 जिलों के अंदर ये योजना वो चल रही है। अब वो 9 जिले कौन से हैं? ना तो सर्वे वालों ने लिख के देने की आवश्यकता महसूस की, ना ही इनकी वेबसाइट पर एक्चुअल में लिखे हुए हैं, तो फिर अपन भी क्यों इतना लोड लें। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखें 9 जिलों में चल रही है। उसको और थोड़ा सा डीप में जाना तो 36 ब्लॉक में चल, बाकी 36 ब्लॉक को भी कोई नहीं पता। पूरे भारत में कितने राज्यों में? 13 राज्यों में। और राजस्थान के कितने जिलों में? 9 जिलों के अंदर। इसके लिए वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके से समझौता। ठीक है, जहां पर भी शब्द आता है ना एमओयू, यानी कि समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये किसके बीच में हुआ? इंडिया और वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच। आपसे कोई पूछे कि ये योजना किसकी सहायता से चल रही है, तो इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक की। इसमें मैंने कुछ ऑफिशियल वो चीजें लगाई हुई है, मैंने आपको कह रहा था ना कि ऑफिशियल सारी चीजें, इस बार सारा कुछ डिटेल में पढ़ा। तो नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट अक्रॉस 13 स्टेट्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हुआ है एक एमओयू $250 मिलियन का। लेकिन ये मत अपडेट करना, कोई मतलब नहीं है, कौन पूछता है कि 250 का हुआ है, 350 का हुआ है। तो इतने का जो एक एमओयू, ये जो प्रोजेक्ट है ये 9 जिलों के अंदर चल रहा है, 36 ब्लॉक के अंदर जो वो चल रहा है। सारे डेटा कहां से उठाए हुए हैं? तो ये देखो RGAVP, तो ये राजस्थान सरकार की वेबसाइट है, वहां से चीजें जो वो ली हुई। ठीक है, ये ध्यान रखना कौन सी योजना है, तो आपके है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, जो कि 13 राज्यों में चल रही है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है और राज्य के 9 जिलों के अंदर चल रही है। अब अगली एक स्कीम आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर में काफी ज्यादा चर्चा में थी। अपन इसको देखो, जो चीज पढ़ते हैं ना उसको करंट अफेयर के साथ साथ जो उसको अपडेट कर लेते हैं। अब मैं आपको ये चीज जो है अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं अगस्त वाले मैगजीन में भी बताऊंगा, क्योंकि अगस्त महीने में ये योजना जो बहुत ज्यादा चर्चा में थी मैं उसमें भी बताऊंगा। लेकिन जब सर्वे में जो चीज चल रही है उसको उसी के साथ देख लेते हैं, ताकि चीजें कैलिब्रेशन में याद हो जाए। ऐसा नहीं कि अपन उसको सेगमेंट वाइज एक यहाँ से पढ़ रहे हैं यहाँ से पढ़ रहे हैं, दोनों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, खासतौर पर शहरों में भी बहुत हैं, पर गांवों के अंदर भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनका घर कच्चा है या फिर जिनके पास घर ही नहीं है। गांवों के अंदर आपको ऐसे लोग कम मिलेंगे जिनके पास घर ही नहीं है, लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे जिनका घर कच्चा है। सरकार का कहना है कि पक्का घर जो उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो पक्का घर जो उनको दिया जाएगा, इसके लिए की योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना। ऐसा नहीं कि ये योजना पहली बार ही चली, इससे पहले यानी कि मोदी सरकार से पहले चल नहीं रही थी, चल रही थी, लेकिन इतने बड़े स्केल पर नहीं थी और उसका नाम अलग था। उसका नाम था इंदिरा आवास योजना। पहला नाम क्या था? इंदिरा आवास योजना। अब उसका नाम क्या कर दिया है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब देखो ये क्या है कि ये जो योजना है इसके 2 कंपोनेंट है, प्रधानमंत्री आवास, 2 कंपोनेंट है, एक ग्रामीण सेक्टर के लिए और एक अर्बन के लिए। आप कहोगे 2 अलग अलग क्यों बनाए? योजना तो एक ही है, घर तो पक्का बना के देना है, बात खत्म हो गई। ग्रामीण और अर्बन के अलग अलग क्यों कर रहे हो? ऐसे ही आप स्वच्छ भारत मिशन को भी पढ़ा देते हो, ग्रामीण का अलग है, तो अलग अलग क्यों करते हो? तो वह इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये मिनिस्ट्री अलग है, ग्रामीण विकास मंत्रालय अलग है और आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो वो अलग है। फंडिंग कौन देगा? कंफ्यूजन होगा ना। इसलिए ग्रामीण वाले का जो बजट है वो अलग अलोकेट हो जाएगा, अर्बन वाले का अलग हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 2016 से चल रही है। ठीक है, अब 20 नवंबर 2016 है, वैसे ज्यादातर जगह पर ये लिखा होता है, शायद आपके नोट्स में 20 नवंबर 2016 लिखा होगा, पर फिर से मैं कह रहा हूं आपको, मैं तारीखों में ना कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता। इंडिया गवर्नमेंट वाली ये भी चलो सुन ही लो आप बात, है ना, बार बार नहीं पूछोगे, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में बाद में कहा करोगे कि सर इतनी सारी स्कीम हो गई, इनकी तारीखें क्या महत्वपूर्ण है क्या? देखो भाई, तारीखें क्या महत्वपूर्ण है क्या? तारीखें यदि इंडिया गवर्नमेंट की स्कीम है तो सामान्यतः तारीख नहीं पूछी जाती। इंडिया गवर्नमेंट की स्कीम है तो उसमें हम ईयर याद करेंगे, कौन से वर्ष में शुरुआत हुई।
और तारीख यदि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डे हो, 15 अगस्त हो, या फिर कोई 2024 की योजना है, ऐसे में ही हम याद करेंगे। अदरवाइज इंडिया गवर्नमेंट की जो है उसमें हम तारीख पर ज्यादा नहीं दौड़ेंगे, भागेंगे। लेकिन जो राजस्थान सरकार की स्कीम्स हैं उसके अंदर तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं, खास तौर पर जो 2024 2023 इनमें शुरू हुई हो ऐसी हो। जितनी ज्यादा लेटेस्ट स्कीम है उसमें तारीख उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसमें तारीखें याद, इवन पोर्टल वगैरह के भी तारीखें याद करनी पड़ती, ठीक है। राजस्थान इंडिया वाली के अंदर जो तारीखें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अब अपन इस पे आते हैं, तो 2016 के अंदर ये योजना जो लागू कर दी गई, कई जगह पर आपको 20 नवंबर मिलेगा, कई जगह पर 1 अप्रैल भी मिल, इसलिए वो कंफ्यूजन में ही नहीं डाला मैंने। कौन सी मिनिस्ट्री चलाएगी, तो इसको मिनिस्ट्री कौन सी चलाएगी, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चलाएगी। अब एक बात महत्वपूर्ण आती है कि ये बताओ कि ये जो मकान है, ये जो आप घर कह रहे हो ना, कच्चे घरों को पक्के घरों में बदला जाएगा, घर दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे, किसको दिए जाए, मन ही मन सोच के देखो, दिखाना किसको दें। आप कहोगे गरीबों को देंगे, और किसको देंगे। गरीब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपके पास क्या तरीका है कोई तरीका। आप कहोगे हाँ है ना एक तरीका, क्या। आप कहोगे बीपीएल परिवारों को दिया। अरे मुझे बीच में क्या एक वो मूवी का सीन याद आ गया, मुझे अब लग रहा है कि वो मैंने स्लाइड के अंदर लगाया क्यों नहीं। क्या सचिव जी मुझे घर मिल जाएगा क्या, पंचायत सीरीज देखी आपने, पंचायत सीरीज, ठीक है। तो उसमें वो नहीं होती बूढ़ी महिला, सचिव जी मुझे घर मिल जाएगा ना। तो ऐसा तो नहीं होगा कहीं कि घर दिया किसे जाए, इसका क्राइटेरिया क्या हो। क्या ये सरपंच के हाथ में छोड़ दें, जैसे आपने कहा, आपने मन ही मन कई लोगों ने सोचा जिनका घर कच्चा उनको दे दो। तो भाई जिनका घर कच्चा है तो ये किसके कंट्रोल में हो गया, ये तो सरपंच जी के कंट्रोल में हो गया ना, उसको पता है कि किसका घर कच्चा है। अब अच्छा खासा घर बना हुआ है, वो डॉक्यूमेंट में दिखा दे कच्चा घर है, तो फिर तो आप कहोगे एक ऑप्शन है हमारे पास, क्या ऑप्शन है, तो आप कहोगे बीपीएल। बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। ये बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे निकाली जाती है, तो इसको लेकर भारत सरकार के एक पैरामीटर है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये बिलो पॉवर्टी लाइन निकाली जाती है। इसको लेकर आपने इकोनॉमी में 2 योजनाएं पढ़ी होंगी, एक तो तेंदुलकर समिति, एक आपने पढ़ा होगा रंगराजन समिति। कौन सी समिति, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति जो आपने पढ़ी होगी। उसके तहत हमारा ये एक बार के जनरल आइडिया में ले लेता हूं कि इनका कहना ये है कि 30 रुपए पर डे यदि कोई कंज्यूम करता है, खर्च करता है, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है, 30 रुपए से ज्यादा। अब देखो बीपीएल का ये जो कैलकुलेशन है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, अपन डिटेल में तो इकोनॉमी जब भी पढ़ेंगे उस दौरान बात करेंगे। लेकिन अपन एक यदि ब्रीफ बात करें तो भाई इसके अनुसार तो ये हुआ, कोई व्यक्ति 31 रुपए खर्च कर रहा है पर डे, वो तो गरीब नहीं है। और यदि कोई 29 रुपए खर्च कर रहा है तो वो गरीब है। ये क्या क्राइटेरिया, तो ये तो क्राइटेरिया का बहुत अच्छा क्राइटेरिया थोड़ी है। इसलिए सरकार ने कहा कि हम ये बीपीएल वाले क्राइटेरिया को नहीं मान रहे कि किसे घर मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, ये बीपीएल वाला क्राइटेरिया काम नहीं करेगा। तो फिर क्या काम करेगा, तो इसके लिए काम करेगा सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। फिर से सर क्या बोल दिया, इतना लंबा चौड़ा नाम, धीरे धीरे बताओ। और सर आपकी मर्जी, आप जैसा कहोगे वैसा ही कराना पड़ेगा। सोशो इकोनॉमिक कास्ट, एक बार अपन कास्ट सेंसस को भूल जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, के तहत कास्ट सेंसस पूरा सरकार ने नहीं किया अभी तक। लेकिन ये वाला सेंसस इंपॉर्टेंट है, सोशो इकोनॉमिक सेंसस, ठीक है। तो सोशो इकोनॉमिक सेंसस क्या था, यानी कि ये सेंसस ऐसा था कि भाई व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर उसे कोई योजना का लाभ मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए, ये तय किया जाए। तो वो क्या तरीका होता है, देखो इसके लिए तरीका ये अपनाया गया कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अपन ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर देंगे, उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको हम ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर देंगे, उनके बारे में भी ज्यादा नहीं सोचेंगे। जैसे कि एक्सक्लूड किसको करना है, कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, एक्सक्लूड करो ना, उसके तो पैसे आ ही रहे हैं, उसको क्यों कर देना है, या फिर उसको क्यों अदर जो भी स्कीम्स है उसका बेनिफिट देना है। ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो आजकल सरकार लगभग हर स्कीम में लागू कर रही है कि बीपीएल के आधार पर हम कोई योजनाओं का फायदा नहीं देंगे। जैसे उज्ज्वला योजना चलती है गैस सिलेंडर वाली, उसके अंदर भी ये यूज किया जाता है, अधिकतर योजनाओं में ये यूज किया जा रहा है। तो कुछ लोगों को तो हम ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि अपन ने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर कोई टैक्स पेयर है जो टैक्स ही देता है, यानी कि 5 लाख रुपए से ज्यादा तो वो कमाता ही है,
उसको क्यों इंक्लूड करना है? तो ऐसे लोगों को तो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कुछ लोग होंगे जिनको ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर दिया जाएगा, जो कि मान लेते हैं दिव्यांग है और उसके पास बीपीएल कार्ड भी है। अब ये व्यक्ति दो एक प्रकार से डिसेबिलिटी है इसके पास में, कि एक तो वो डिसेबल है, दूसरा बीपीएल कार्ड भी है। तो ऐसे व्यक्ति को ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इंक्लूड ऑटोमेटिकली कुछ लोगों को कर लेंगे और कुछ लोगों को ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर लेंगे। ये कोई परसेंटेज बड़ा नहीं है, ये मुश्किल से 5-10% है, ये भी मुश्किल से 5-10% है। बाकी लोगों के बारे में क्या करेंगे? तो बाकी लोगों के बारे में एक डिसीजन मेकिंग होगी, उसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? तो इसमें 7 इंडिकेटर बताए गए, उस आधार पर लिया जाएगा। अब वो 7 इंडिकेटर कौन से हैं? तो देखो अपन एक तरीके से इसको याद करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति सर्वे करने के लिए आया कि इस व्यक्ति को घर देना है कि नहीं देना, वो चेक करने के लिए आया। जब सर्वे करने के लिए आया तो उसने देखा कि इसके पास घर कैसा है, कच्चा घर है या फिर पक्का घर है। फिर उसने बाहर से घर देख लिया, उसने जो भी घंटी बजाई या फिर हेलो मारे, यानी कि आवाज दी, अरे भाई कोई है क्या घर में? तो कोई आएगा, बात करेगा उससे। जब बात करेगा तो फिर वो पूछेगा क्या घर के अंदर जो हेड है वो महिला है क्या, यानी कि कोई घर के अंदर पुरुष व्यक्ति भी है क्या हेड के रूप में। यदि महिला हेड है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि उसके घर में हो सकता है कमाने वाला कोई ना हो, तो महिला हेड है कि नहीं है। फिर उसने ये भी पूछ लिया, फिर वो थोड़ी सी ताका जाकी करके देखता है क्या इनके पास में पेयजल, पीने के पानी की और शौचालय की अच्छी व्यवस्था है या फिर नहीं है। तो ये एक पैरामीटर हो गया। फिर वो देखता है कि इनके घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे कि फ्रिज वगैरह है या फिर नहीं है। इनके घर में एक व्हीकल, वाहन है या फिर नहीं है। इनके घर में कुकिंग गैस सिलेंडर वो है या फिर नहीं है। तो इस प्रकार के 7 पैरामीटर लिए जाते हैं। एग्जैक्ट आपको कोई नहीं पूछेगा तो भले ही मत याद करना। मैंने आपको एक इमेजिनेशन से एक पिक्चर आपके दिमाग में बढ़ाई और आपको ये पैरामीटर याद हो गए, है ना। सबसे पहले घर देखा, फिर महिला हेड के बारे में पूछा, फिर जब वो पेयजल की सुविधा के बारे में थोड़ा सा देख लिया, है ना। इस तरीके से आपके 7 पैरामीटर दिए हुए हैं। इसको अपन बोलते हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस तो की नहीं है, लेकिन ये वाली सेंसस सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, ठीक है। तो आजकल जो योजनाओं को फायदा दिया जाता है वो बीपीएल की बजाय किस आधार पर दिया जाता है? सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो इस आधार पर वो एक सर्वे करके जाएगा। सर्वे करने के बाद वो बताएगा कि ये गरीब है, इसकी गरीबी की इंटेंसिटी कितनी इस गरीब। अच्छा, एक आपको इसमें बात से लिंक करूं कि महिला घर में हेड है या फिर नहीं है। याद करो, वो जो सचिव जी वाली के अंदर जो बूढ़ी माँ होती है वो अपने बच्चों के साथ रह रही थी ना वहां पर, लेकिन उसने क्या कहा, ना 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 मुझे तो ये दिखा दो कि झोपड़ी में रहती है। क्यों भाई? झोपड़ी में रहती है, उससे घर मिल जाएगा और वो उसके घर पे रहने से नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि उसके पास पक्का घर था, उसके लड़के के पास तो पक्का घर था, तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। सेकंड, यदि वो महिला दिखाती है कि मुझे अलग कर दिया गया है, तो हेड कौन हुई? महिला, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से उसने कहा कि सचिव जी कुछ मन अच्छा नहीं लग रहा है। अरे दादी, क्या क्या बीमारी क्या हो गई? मन अच्छा नहीं लगा। आपको भी ऐसा होता है कि पेपर जब जैसे ही पास आने लगते हैं तो फिर आपके घर वाले पूछते हैं कि क्या? नहीं नहीं, थोड़ी सी बीमार सा हूँ। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, बस मन अच्छा, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए भाई तो अपन बात क्या करते हैं? सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है। तो बात ये चल रही थी कि जो बेनिफिशियरी है वो किस बेसिस पर सिलेक्ट किए जाएंगे, तो बीपीएल की बजाय सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पर किए जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को समझाने में अपन ने टाइम ले लिया काफी। सिलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ SECC, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। आप कहोगे ठीक, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब ये तो बताओ कितने क्या रुपए मिलेंगे? तो भाई देखो, 1,20,000 रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से। कितने रुपए मिलेंगे? 1,20,000 रुपए। आप कहोगे 1,20,000 में मकान बनता है क्या? क्या आप जैसा सोच रहे हो वैसा तो नहीं बनता, लेकिन पक्का घर सरकार कह रही है। ये थोड़ी कह रही है कि हम आपको प्रॉपर जो वो यूं तो बंगला बना के दे देंगे। सरकार कह रही है 1,20,000 रुपए हमारे से ले लो और आप जो अपने आप घर ये बना लो। इसके अलावा सरकार ये भी कहती है कि 12,000 रुपए और दिए जाएंगे घर में टॉयलेट बनाने के लिए, जो कि स्वच्छ भारत मिशन का एक कंपोनेंट है। 1,20,000 रुपए तो वो दे दिए, प्लस 12,000 रुपए दे दिए जो कि स्वच्छ भारत मिशन का कंपोनेंट। इसके अलावा
सरकार की एक और योजना है जिसका नाम है मनरेगा, जिसके बारे में भी इसी चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। मनरेगा, मनरेगा के तहत ये होता है कि कुछ लोगों को रोजगार दिया जाता है। सरकार कहती है कि भाई आप दूसरी जगह पर जाके रोजगार करो, पक्के खाड़े बनाओगे, गांव का कोई काम करोगे, इससे अच्छा खुद का ही काम कर लो। खुद का काम मतलब कि ये जो घर के अंदर मजदूरी का जो पैसा है, 90 दिन की मजदूरी का पैसा भी आपको मिल जाएगा। इस तरीके से जोड़ के देखें तो 20, 12 और 90 दिन के लगा लो, लगभग 250 के हिसाब से 25,000 रुपये हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपके 1,45 और 1,12, 1,57 सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए जो वो दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो 1,20,000 रुपए तो दिए जाएंगे एक बेनिफिशियरी को, 12,000 रुपए दिए जाएंगे स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके अलावा बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम आर ऑल्सो प्रोवाइडेड डेली बेसिस अप टू 90 डेज थ्रू मनरेगा। तो मनरेगा के तहत जो पैसा है वो भी इसके अंदर मिलता है 90 दिन का। क्या इसमें सारा पैसा केंद्र सरकार देगी कि? हाँ भाई, केंद्र सरकार पूरा पैसा नहीं देगी। केंद्र सरकार 60:40 के अंदर इसमें बांट देगी, 60:40 के अंदर जो वो बांट देगी। बात तो अच्छे से समझ में आएगी होगी। एक बार यहां तक की पूरी बातें आप सुन लो कि हमने क्या कहा। एक योजना शुरू की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। पहले इसका नाम हुआ करता था इंदिरा आवास योजना। क्या नाम होता था? इंदिरा आवास योजना। ठीक है, और ये योजना चलाई कब गई है? तो 2016 के अंदर योजना चलाई गई। किस बेसिस पर बेनिफिशियरी सिलेक्ट किए जाएंगे? सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद कितना क्या बेनिफिट मिलेगा? तो 1,20,000 रुपए मिलेंगे, प्लस 12,000 रुपए टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के मिलेंगे, प्लस 90 दिन की जो दिहाड़ी है, वेतन है, वो मिल जाएगा मनरेगा के तहत। कितने में बांटे जाएंगे? तो केंद्र और राज्य का बता दिया जी सर, 60:40 के अंदर बांटा जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे आगे जो कि करंट अपडेटेड है, जो कि आपके नोट्स के अंदर नहीं जो वो लिखा हुआ, वो नोट्स में अपडेट करंट क्या है। देखो करंट सुन आपने, चलो एक बार इसके अपन देखते हैं कि पहले कितने क्या टारगेट सरकार ने अचीव कर लिए। सरकार का ये कहना है कि हम जो है इस योजना के माध्यम से अब तक 2.95 करोड़ घर बनवा चुके हैं। लगभग 3 करोड़ घर जो इस योजना के तहत बनाए जा चुके हैं। देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये योजना 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुई, इसलिए मैंने आपको तारीख वाला चक्कर हटा दिया। 30 नवंबर लिखा होगा अधिकतर जगह पर कुछ जगह पर 1 नवंबर भी लिखा हुआ, तो इसको हटाओ। सरकार ने 7 फरवरी 2024 को एक अपडेट निकाला और कहा कि इस योजना के तहत हम 2.95 करोड़ घर बना चुके हैं। पर ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, कितने घर बना चुके हैं। आज आप 2.95 करोड़ याद करोगे, 2 दिन बाद बढ़ जाएंगे, इसलिए ये नहीं याद रखना। याद क्या रखना है? अभी 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण दे रहे थे और उसके अंदर कहा कि भारत सरकार ने नया टारगेट रखा है, 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। ये जो योजना है इसको एक्सटेंड कर दिया है 2024-25 से लेकर सरकार ने इस योजना को 2028-29 तक एक्सटेंड कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को 24-25 से लेकर कहां तक एक्सटेंड कर दिया है? 2028-29 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और सरकार का ये कहना था कि इस योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। क्या सारे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में? नहीं सर, बांट लेते हैं। 2 करोड़ तो ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ जो है वो आपके अर्बन एरिया के शहरी क्षेत्रों के अंदर। 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे जिसमें से 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ जो अर्बन एरिया के अंदर। ये जो सरकार ने 15 अगस्त को भाषण जो दिया उसके अंदर सरकार ने कहा कि मतलब हालांकि पहले अप्रूव हो गया था, पर इसमें जो इस बात को हाईलाइट किया, मोदी 3.0 अप्रूव्स 3 करोड़ मोर हाउसेज अंडर पीएम आवास योजना इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, क्या कहा है सरकार ने? सरकार ने कहा है कि हम इसको फाइनेंशियल ईयर 24-25 से 28-29 तक बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने करोड़ घर बनाए जाएंगे? 2 करोड़ एडिशनल घर जो हम बनाएंगे। टारगेट ऑफ 2 करोड़ न्यू हाउस, ये जो सरकार ने कहा है कि हम बनाएंगे। इनको हाउस होल्ड्स को किस बेसिस पर जो है वो किया जाता है? तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के तहत जो इनको रखा जाता है। ठीक है, तो 2 न्यू, ये पूरी बात का, पूरी स्लाइड का सार ये है कि 2 बातें याद रखने की। न्यू अनाउंसमेंट ये हुई है, पहली बात, इस योजना का एक्सटेंशन जो 2024-25 से कितना कर दिया? 28-29 तक कर दिया है। और इसके तहत कितने नए घर बनने जा रहे हैं? 2 करोड़ नए घर जो बनने जा रहे हैं। ये बात अभी पूरी इस तरीके से अभी तक की हम पूरी बात का सार देख लेते हैं। तो हमने एक तो पढ़ा क्या? राजीविका,
और आजीविका के तहत हमने क्या कहा भाई, कितने कब स्थापित की गई थी, तो अक्टूबर 2010 में स्थापित की गई थी। कौन से एक्ट के तहत, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत स्थापित की गई थी। इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, वो जो मंत्रालय है उसके मंत्री होते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह बनाए जाएंगे, उसके तहत मदद की जाएगी। के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, कुछ जो कि भारत सरकार के कंट्रोल में आती हैं, कुछ राजस्थान सरकार के। भारत सरकार के कंट्रोल में आने वाली हमने कहा जी 3 योजनाएं हैं। 3 योजनाएं कौन कौन सी बताई सर आपने, तो एक योजना तो हमने बताई जी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि चल रही है जून 2011 से। इसके तहत 10 से 12 करोड़ लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना है। कैसे करेंगे, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से जो ये काम करेंगे। ठीक है, फिर हमने सर की योजना पढ़ी नेशनल रूरल इकोनॉमिक। अच्छा, ये पूरे राज्य में चल रही है, ये भी ध्यान रखना, ये पूरे राज्य के अंदर चल रही है। और इस योजना का नाम भी बदल दिया है वैसे 2016 के अंदर। क्या नाम कर दिया है, डे एनआरएलएम कर दिया। डे एनआरएलएम का मतलब क्या हुआ, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, उसके बाद हमने एक योजना पढ़ी नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमने क्या कहा, तो ये पूरे भारत के अंदर नहीं चल रहा, सिर्फ 13 राज्यों में चल रहा है। उसमें से सिर्फ 9 जिलों के अंदर, राजस्थान की बात करें तो सिर्फ 9 जिलों के अंदर जो ये चल रही है। और क्या देखा इसके अंदर, ये जो है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। वर्ल्ड बैंक के साथ में हालांकि $250 मिलियन का एक एमओयू हुआ, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। एक हमने अभी अभी योजना पढ़ी है प्रधानमंत्री आवास योजना, इस नाम से जानते हैं ग्रामीण। पहले इसका नाम क्या था, इंदिरा आवास योजना। कब से चल रही है, 2016 से। ठीक है, इस योजना के तहत सरकार का कहना है कि हम घर बना के देंगे। अभी तक 3 करोड़ लगभग घर बनाए जा चुके हैं इस योजना। कैसे बेनिफिशियरी का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से। कब से चल रही है, तो 2016 से चल रही है। और इसके तहत कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 1,20,000 रुपए जो वो दिए जाएंगे। इसके साथ साथ 12,000 रुपए टॉयलेट बनाने के लिए, और 90 दिन का वैसे मनरेगा के तहत 60:40 के अंदर। नई 2 बातें पढ़ने पड़ी। न्यू अनाउंसमेंट क्या थी, एक तो ये कि भाई 2024-25 से 2028-29 तक एक्सटेंड कर दिया है। और दूसरी बात ये कि 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, इसमें से 2 करोड़ जो ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ जो वो अर्बन वाली। ठीक है, तो भारत सरकार ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में बात कर रहा था। तो इस तरीके से अपन ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा 3 योजनाएं ऐसी चलाई जा रही है जिसको इंप्लीमेंट राजस्थान के अंदर कौन कर रहा है, तो वो आजीविका के द्वारा किया जा रहा है। अब देखो जब अपन ये कहते हैं ना कि भाई हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअल में राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ रहे, अपन राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इसके तहत आजीविका के द्वारा 2 ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जो उन्हीं के द्वारा चलाई जा रही है। तो वो आपके मेन सर्वे के अंदर लिखी हुई नहीं है, तो मैं आपको वो 2 योजनाएं बता देता हूँ। इसलिए बता देता हूं क्योंकि ये जो एम पावर है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरएस के अंदर एम पावर पर शायद 2016 के अंदर प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका एक कारण तो ये है कि उस समय में वो सर्वे में था। ठीक है, ये भी वजह। दूसरी बात, आपसे मेंस में पूछा जा सकता है आजीविका के द्वारा राजस्थान में चलाई जा रही योजनाएं बताओ। तो भारत सरकार वाली तो लिख दी, 1-2 योजना में पता होनी चाहिए, है ना। तो 2 योजनाएं अपन पढ़ लेते हैं। एक है जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसी तरीके से राजस्थान रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेशनल की जगह पर राजस्थान लगा है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ये योजना जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। क्या नेशनल वाली भी थी क्या वर्ल्ड बैंक की सहायता से, सोच के बताओ, सोच के बताओ। हाँ, नेशनल वाली नहीं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन नहीं थी। हमने उसके अगली पढ़ी थी नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, वो थी वर्ल्ड बैंक की सहायता से। कि थोड़ा सा कैच करना, याद रखना है। तो राजस्थान रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट की सहायता से चल रहा है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। और ये 17 जिलों के अंदर चल रहा है। कुछ जगह पर 18 जिले लिखा हुआ मिल जाएगा। इवन मैंने भी पिछली बार 18 बताया था, लेकिन जो है इस बार जो अपडेटेड सरकार के जो ऑफिशियल डेटा है उसके तहत 17 जिलों के अंदर ये चल रहा है। ठीक है, राजस्थान रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट किसकी सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। और कितने जिलों के अंदर चल रही है, 17 जिलों के अंदर जो ये योजना चल रही है। उसके बाद एक और योजना है आजीविका की, उसका नाम है एम पावर। एम का मतलब यहां पर है मिटिगेटिंग। मिटिगेटिंग क्या होता है, मिटिगेटिंग मतलब एक तरीके से समाप्त करना, उन्मूलन करना। ठीक है, तो 2 शब्द आते हैं, एक तो आता है कि भाई कम करना, एक होता है समाप्त करना। तो यहाँ पर मिटिगेटिंग की बात चल रही है। तो मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, तो देखो क्या है इसकी फुल फॉर्म, देखो किस तरीके से बनाई। एम यहां से उठाया मिटिगेटिंग, पॉवर्टी का पीओ उठाया, इन वेस्टर्न पीई हटाया, और आर का राजस्थान, एम पावर। ठीक है,
एम पावर का मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, नाम से पता लग गया अब तो, वेस्टर्न राजस्थान। तो कौन से जिलों के अंदर होगा, तो ये आपके जो जैसलमेर और ये जो आपके बीकानेर वाला ये जो जिले हैं यहाँ पर होगा। ये 6 जिलों के अंदर चल रहा है। 2007 के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। ये किसकी सहायता से चल रहा है, तो ये टाटा ट्रस्ट और आईएफएडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्या है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, आईएफएडी, उसकी सहायता से ये जो योजना है वो चल रही है। ठीक है, तो राजीविका के द्वारा यहाँ पर 2 योजनाएं चलाई जा रही है और भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर 3 योजनाएं जो वो चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये हमने बात की राजीविका के द्वारा। पहले राजीविका क्या है, 3 वो योजनाएं, फिर 2 योजनाएं। अभी देखो आपको याद है, मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगा, थोड़ी देर बाद रिवाइज करवाता हूं, तब देखते हैं आपको याद है कि नहीं होता। इस बार के सर्वे के अंदर राजीविका का एक काम और दिया हुआ, वो काम ये दिया हुआ है कि राजीविका ने कुछ जगह पर उजाला नाम की कंपनी है जो कि मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है, उसकी सहायता के साथ में कुछ एक केंद्र स्थापित की, जहां से कि जो दुग्ध उत्पादक है, मिल्क प्रोड्यूसर जो है, उनको हेल्प की जा सके। ठीक है, देखो एक मैं आपको यहाँ पर फैक्ट बता रहा हूँ, जो कि आप जो सेकंड चैप्टर था ना अपना एग्रीकल्चर वाला, उसमें एक टॉपिक पढ़ा था एनिमल हस्बेंड्री। उसमें जो हमने देखा था कि भारत का जितना दूध उत्पादन होता है उसका लगभग 15% राजस्थान से होता है। उसमें आप एक पॉइंट ऐड कर लेना, पूरे भारत में जितना होता है राजस्थान सेकंड नंबर पर है स्टेट वाइज। किसी भी स्टेट के हिसाब से देखें तो राजस्थान दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला है। ये उजाला की इस वेबसाइट पर जो है यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द मिल्क इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड इन 14 स्टेट्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू 92% ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। अमंग दीज राजस्थान बैग सेकंड प्लेस नियरली 30 करोड़ केजी ऑफ मिल्क। ठीक है, इन रूरल इंडिया डेली। राजस्थान का नंबर कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मिल्क प्रोडक्शन में राजस्थान जो दूसरे नंबर पर आता है। ये उजाला नाम की एक इन्होंने ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया है। अब देखो उजाला क्या है वो भी यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ा सा आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, मैंने तो आपको यहाँ पर पीपीटी में थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता दिया ताकि देखो, उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अक्टूबर 2020। ये ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 2020 को ये शुरू की गई है उजाला कंपनी। इन कोटा, कहां पर की गई है, कोटा में। कौन से एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट के तहत। मैंने आपको कहा था कुछ कंपनियां होती है, कुछ संस्थाएं होती है, जो कंपनी है वो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, और ये जो राजीविका एक तरीके की संस्था है तो वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुई है। तो ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत कोटा में 1 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर एक कंपनी जो शुरू की गई, उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, फॉर प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड अल्टरनेटिव थ्रू डेयरिंग टू द मिल्क प्रोड्यूसर राउंड द ईयर इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोटा, बारा, झालावाड़। ठीक है, उजाला वाज फ्रॉम ऑपरेशनलाइज्ड 20 मार्च 2021। ठीक है, तो अब ये तारीख मत याद रखना कब से ऑपरेशनलाइज्ड हुई वगैरह वगैरह, बस इतना ध्यान रखना। ये उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ये क्या है, तो राजीविका के द्वारा एक तरीके से इसकी शुरुआत करवाई गई है और 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, और ये कोटा के अंदर एस्टेब्लिश हुई, कंपनीज एक्ट के तहत हुई, और अब ये कोटा, बारा, झालावाड़ इन सब में काम कर रही है। और ये किसका काम है, राजीविका का काम। बात समझ में आई गई होगी। तो हमने राजीविका की जो योजनाएं थी उसके बारे में जो वो पढ़ लिया। एक बार रिवाइज करें या फिर आगे चलें, क्या कह रहा है आपका मन, रिवाइज कर लें। चलो आप कह रहे हो कि ना, आपका मन ही कह रहा है कि भारत वाली तो याद हो गया, आप राजस्थान वाली एक बार बस रिवाइज। चलिए भाई, राजीविका के द्वारा राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा है यहाँ पर कौन सा, राजस्थान रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये योजना हमने पढ़ी। ये कितने जिलों के अंदर चल रही है, तो ये हमने कहा जी 17 जिलों के अंदर जो वो चल रही है। ठीक है, एक फैक्ट और था इसमें, 2 फैक्ट थे। 17 जिला, अच्छा, वर्ल्ड बैंक की सहायता से, है ना। एक हमने क्या कहा यहाँ पर, वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो ये योजना चल रही है। दूसरा हमने कहा जी एक और योजना चल रही है, उसका नाम है एम पावर। एम पावर का मतलब क्या था, एम का मतलब मिटिगेटिंग, पीओ का मतलब पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान। ये योजना कब से चल रही है, 2007 से। आप कहोगे सर 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 रुको रुको, आपने क्या कहा था राजीविका कब बनी है, 2010 में, और ये योजना 2007 में चल रही, 2007 से चल रही है। तो भाई 2007 से डायरेक्ट इसको जो रूरल डेवलपमेंट वाला जो विभाग है अपना वो देख रहा था। जब से राजीविका बन गई तो इसका इंप्लीमेंट करने का काम उसको दे दिया, है ना। तो ये इंप्लीमेंट करने का बाद में भी दे सकते हो। तो एम पावर 2007 से चल रही है,
राजस्थान के 6 जिलों में, जो कि पश्चिमी राजस्थान वाले जो जिले हैं वहां पर चल रही है, जिस योजना का नाम क्या है, एम्पावर नाम है। ठीक है, अच्छा किसकी सहायता से चल रही है, ये सहायता वाली बातें भूल जाते हैं ना। तो एक तो टाटा ट्रस्ट है और एक आपकी संस्था है जिसका नाम है IFAD। एक हमने कंपनी की बात की, कौन सी, उजाला। ये जो उजाला है वो हमने कहा एक कंपनी बनवाई है 1 अक्टूबर 2020 को, कोटा के अंदर एस्टेब्लिश हुई। कंपनी एक्ट के तहत मिल्क प्रोड्यूसर को बढ़ावा देने के लिए एक हमने फैक्ट यहाँ पर और ऐड कर दिया, राजस्थान जो मिल्क प्रोड्यूसर में कौन से नंबर पे आता है, 2nd नंबर पर आता है पूरे भारत के अंदर। ठीक है, तो ये आ गया, इंडिया इज हाईएस्ट, ये छोड़ो। अच्छा इसी पूरी बात को मैंने जो डिटेल में यहाँ पर लिख दिया, चलो छोड़ो, कोई काम की बात नहीं, जो थी मैंने वो बता दी। आगे चलते हैं एक योजना की तरफ जो है MP लैड योजना। MP लैड योजना क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो इसको देखती है, इंप्लीमेंट करवाने का काम करती है। ये MP लैड क्या है, MP लैड का मतलब है MP मतलब क्या, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए स्कीम है, इसको अपन बोलते हैं MP लैड लोकल एरिया डेवलपमेंट। देखो सुनते हैं, थोड़ी बात को सुनते हैं पहले। हम ना कई बार ही कह देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर ना सड़क नहीं बनी, हमारे यहाँ पर ना ये नहीं हुआ, हमारे यहाँ पर ना नालियाँ साफ नहीं है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, हमारे सामने पार्षद दिखता है तो हम पार्षद को कह देते हैं सड़क क्यों नहीं बनवाई, हमारे सामने सरपंच दिखते हैं सरपंच को कह देते हैं, हमारे सामने MLA दिखते हैं MLA को कह देते हैं, MP दिखते हैं MP कह देते हैं, मुख्यमंत्री दिखते हैं मुख्यमंत्री। ओवरऑल देखें तो भागीदारी तो सबकी होती है, लेकिन स्पेसिफिकली बात करें किस व्यक्ति का क्या काम है, तो मुझे बताओ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि संसद का सदस्य है, संसद के सदस्य 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो लोकसभा में है या वो राज्यसभा में। राज्यसभा में 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो इलेक्टेड है या वो नॉमिनेटेड है। तो 3 प्रकार के टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। इनका क्या काम होता है, सांसदों को आपने क्यों चुन के भेजा है, सही मायने में सांसदों को इसलिए चुन के भेजा है ताकि ये आपके क्वेश्चंस जो हैं, आपके मुद्दे जो हैं वो पार्लियामेंट में रख सकें, बस आपके मुद्दे पार्लियामेंट में रख सकें, बस बात खत्म, इतना सा काम है इनका सही मायने में। क्यों ये सड़कें वगैरह नहीं बनवा के दे सकते क्या, सर नहीं बनवा के दे सकते। क्यों नहीं बनवा के दे सकते, सर इनको ना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं 1 वर्ष में खर्च करने के लिए, आप अपने हिसाब से 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो। कितने रुपए खर्च कर सकते हो, 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो। तो फिर अपन MP को कैसे कह सकते हैं सड़क, एक तरीका है, क्यों कह सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्यों बनती है, उनकी जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि वो अपना मुद्दा तो उठा सकते हैं पार्लियामेंट में, मिनिस्ट्री को तो कह सकते हैं वहां पर सड़क बननी चाहिए, पर डायरेक्ट वो बनवा सकते हैं क्या, तो देख लेते हैं डायरेक्ट बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते। कितने करोड़ रुपए मिलते हैं 1 वर्ष के खर्च करने के लिए अपने एरिया में, 5 करोड़ पूरे वर्ष के। और आपका एरिया में 20 लाख मतदाता आते हैं एक MP के एरिया में, 20 लाख को 5 करोड़ से देखे ना तो एक सड़क बन सकती है आपके पूरे, जो भी आपकी लोकसभा है ना उसमें एक सड़क बन सकती है 1 साल में, बस एक सड़क का मतलब कोई लगा लो ज्यादा से ज्यादा कोई 5-7 किलोमीटर का ट्रेंच बन सकता है, बस इतना सही रुपए है इनके पास। ये 5 करोड़ रुपए कैसे मिलते हैं, इसी योजना को अपन कहते हैं MP लैड। इसी योजना को क्या कहते हैं, MP लैड। MP लैड का मतलब क्या हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलप, अपने लोकल एरिया के डेवलपमेंट करवाने के लिए एक MP जो है वो 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है इस योजना के तहत। इस योजना को इंप्लीमेंट जो किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा, एक हमारे एक मंत्रालय है उसका नाम है सांख्यिकी मंत्रालय। क्या नाम है, सांख्यिकी मंत्रालय। एक्चुअल में ये जितने भी डेटा वगैरह नहीं होते जो आपके GDP वगैरह के, तो ये कौन निकालता है, ये एक्चुअल में अपन ने कहा कि एक और भारत सरकार के लेवल पर बात करें तो ये NSO नाम का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये NSO नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके तहत आता है, सांख्यिकी, जो संख्या से रिलेटेड काम करते हैं, जो डेटा वगैरह बताते हैं, GDP कितनी है, महंगाई कितनी है, वो सब बताने का काम किसका होता है, इसका होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स का होता है। उसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के तहत ये MP लैड योजना भी दी गई है। ये जो फंड है वो नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल या फिर अव्यापगत का क्या मतलब होता है, तो नॉन लैप्सेबल का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि इनको इस वर्ष में 5 करोड़ रुपए मिले, ठीक है, वर्ष खत्म हो गया, ये सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्च कर पाए, तो क्या अगले वर्ष 5 करोड़ रुपए हैं क्या उनके पास ना, आप कहोगे 3 करोड़ पुराने भी तो पड़े हैं, अगले वर्ष ये 8 करोड़ रुपए खर्च कर सकते। कहने का मतलब पुराना जो कुछ बचा खचा है वो लैप्स नहीं होता,
खत्म नहीं होता, अगले साल में जुड़ जाता है। जैसे मान लो आप सरकारी कर्मचारी जब बन जाओगे तो आपको छुट्टियां मिलती है ना, वर्ष की आपको 30 छुट्टियां जो ले सकते हो। तो क्या 30 जो है लैप्सेबल है क्या? तो कुछ छुट्टियां लैप्सेबल होती हैं कि भैया हाँ लैप्सेबल है, इस साल में लेने तो ले लो वरना फिर खत्म हो जाएंगी। कुछ छुट्टियां नॉन लैप्सेबल होती हैं। नॉन लैप्सेबल मतलब कोई बात नहीं, मत ले, कोई बात नहीं, अगले साल 60 एक साथ ले लेना बोले। उसी तरीके से ये जो पैसा है वो क्या है? नॉन लैप्सेबल। ठीक है, तो एमपी जो नॉन लैप्सेबल है और कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है। अब बात ही करते हैं कि ये जो आपने कहा ना 5 करोड़ रुपए, ये कहां खर्च कर सकते हैं, कहां क्या खर्च कर सकते हैं? इसमें सवाल क्या आता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो कहा आपको, लोकल एरिया डेवलपमेंट, अपने एरिया के लिए है। नाम में क्या है? लोकल एरिया डेवलपमेंट, अपने एरिया के लिए है। अपने एरिया का मतलब क्या हुआ? तो लोकसभा जो भी सांसद है उसका एरिया कौन सा होता है? उसका एरिया होता है अपना निर्वाचन क्षेत्र। इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो होता है इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये क्या होता है? इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब हो गया जहां से वो चुनाव लड़ता है। मान लेते हैं जयपुर ग्रामीण का कोई सांसद है, वो जयपुर ग्रामीण में खर्च करे, बाहर क्यों करेगा? अपने क्षेत्र में खर्च करेगा। तो लोकसभा का कोई सांसद है तो वो केवल अपने क्षेत्र में खर्च कर सकता है, अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च कर सकता है। अच्छा, राज्यसभा का सांसद होता है उसका, तो भाई उसकी कोई इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती है, वो पूरे स्टेट का होता है। जैसे मैं क्या कि कई बार ना क्लास में पूछता होता हूँ कि किन किन को अपने लोकसभा एमपी का नाम ध्यान है, तो 80% लोग हाथ ऊपर कर लेते हैं। मैं पूछता हूँ किन किन लोगों को अपने क्षेत्र के एमएलए का नाम ध्यान है, तो 80-90% लोग हाथ ऊपर कर लेते हैं। फिर मैं पूछता हूँ किन लोगों को अपने राज्यसभा एमपी का नाम ध्यान है, तो मुश्किल से 4-5 हाथ खड़े होते हैं। मैं कहता हूँ कि क्या बात कर रहे हो, राज्यसभा एमपी का नहीं पता? कुछ लोग और थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, 4-5 से वो संख्या बढ़ के 20-25 हो जाती है। फिर मैं कहता हूँ राज्यसभा एमपी का कोई क्षेत्र होता ही नहीं है। अपन कहते हैं ना कि राजस्थान से 10 राज्यसभा एमपी हैं, तो बस वो राजस्थान से है। ऐसा नहीं होता कि ये राज्यसभा एमपी जयपुर का है, ये राज्यसभा एमपी यहाँ का है। आप पॉलिटी पढ़ोगे ना तब डिटेल में पढ़ोगे। राज्यसभा एमपी का कोई क्षेत्र नहीं होता, उसका सिर्फ राज्य होता है। राज्य होता है मतलब ये पूरे राज्य में कहीं पर भी 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। ये पूरे राज्य में कहीं पर भी 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। अच्छा, कुछ सांसद आपने कहा था ये नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे कि आपने कभी नाम सुना होगा सचिन तेंदुलकर, या फिर इस बार वो मीराबाई चानू, शायद मीराबाई चानू। तो ये जो नॉमिनेटेड है ये कहां से है? इनका ना तो ये नॉमिनेटेड का मतलब हो गया प्रेसिडेंट डायरेक्ट नॉमिनेट करता है। कैसे करता है वो पूरी प्रोसेस आप वहां पढ़ोगे पॉलिटी के अंदर। तो इनका कोई निर्वाचन क्षेत्र भी नहीं है, इनका तो कोई स्टेट भी नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है इस स्टेट से इतने ही नॉमिनेट कर सकते हो, ऐसा थोड़ी होता है। नॉमिनेशन जो है, नॉमिनेटेड जो मेंबर है, इनका क्षेत्र है पूरा भारत। इनका क्षेत्र क्या है? पूरा भारत। यानी कि लोकसभा का एक एमपी केवल अपने इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। राज्यसभा का एमपी पूरे राज्य में 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। और नॉमिनेटेड मेंबर जो पूरे भारत में कहीं पर भी 5 करोड़ रुपए जो खर्च कर सकता है। ठीक है, तो ये शर्तें जो इनके ऊपर रखी गई है कि आप कहां पर कितने रुपए जो खर्च कर सकते हो। लेकिन एक इनके ऊपर ना एक्स्ट्रा शर्त जब वो और रखी गई है, वो ये है कि आपको शेड्यूल कास्ट के ऊपर 15% और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर 7.5% पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं अपन? शेड्यूल कास्ट के लिए 15% और शेड्यूल ट्राइब पर 7.5% पैसा खर्च करना ही पड़ेगा मिनिमम। जो भी आप 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो ना उसका लगा, या फिर ये मान लो 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए में से 15% जो खर्चा है वो आपको शेड्यूल कास्ट एरिया में, और 7.5% जो खर्चा है वो शेड्यूल ट्राइब एरिया। ये 15 और 7.5 आपको इसलिए भी याद रह जाएगा, देश में पूछा जाए कि एससी शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है, तो लगभग 15% के आसपास आता है, 14-16 के आसपास हो। आपसे पूछा जाए कि शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन कितना है, वही 15%। शेड्यूल ट्राइब का जो पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 8%। कितना रिजर्वेशन है, वही 7.5%। और पैसा भी कितना खर्च करना, जितनी पॉपुलेशन है उस रेशियो के अंदर पैसा खर्च करने को कहा गया। ये जितना भी रुपया हम खर्च करने को कह रहे हैं ना, इसका कम से कम इतना इतना रुपया जो इसके अलावा यहीं पर खर्च करना ही है। ठीक है, लेकिन यार मैंने तो ना ये सुना था कि ना हिमाचल प्रदेश में या फिर यूं लगा लो केरल के अंदर लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ, और बहुत सारे लोगों के घर जो वो टूट गए, बिखर गए, पूरी तरीके से नष्ट हो गए। राजस्थान के एक एमपी केरल में काफी लंबे समय तक रह चुके थे, उनको दया आ गई और उनको लगे कि नहीं यार देखो उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन कैसे करें हेल्प? वो एमपी लोकसभा से हैं तब भी नहीं कर पाएंगे,
वो एमपी राज्यसभा से है तब भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, नॉमिनेटेड है तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे हेल्प करने का कोई तरीका नहीं है क्या? तो बिल्कुल सरकार ने कहा कि भाई आपकी इस तरीके की मानवीयता है, उसके लिए आप खर्च कर सकते हो। यदि किसी दूसरे क्षेत्र में गंभीर प्रकृति की आपदा आ गई, गंभीर प्रकृति की आपदा यदि आ गई, तो फिर आप ऐसे के अंदर अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक के कार्यों की सिफारिश कर सकते, अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक के कार्यों की सिफारिश जो वो कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना। एमपी लैड के अंदर हमने क्या क्या बातें पढ़ी, अभी तक की बातें एक बार देख लेते हैं। एमपी लैड का मतलब है, पहली बात तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है? तो हमने कहा जी सांख्यिकी मंत्रालय है, वो इस योजना को देखता है कि पैसा पैसा जो कैसा होता है, तो हमने कहा जी नॉन लैप्सेबल होता है। कैसा होता है? नॉन लैप्सेबल, अव्यापगत। अव्यापगत का मतलब क्या होता है? अगले साल जुड़ जाएगा, व्यापगत नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। ठीक है, और एक पॉइंट और था इस पर, चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। लोकसभा एमपी जो कितने रुपए खर्च कर सकता है? 5 करोड़ रुपए, लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर ही कर सकता है। राज्यसभा एमपी कितने कर सकता है? 5 करोड़ रुपए। वो सबके 5 करोड़, इसमें क्या लिखना, राज्य में कहीं पर भी कर सकता है। और एक जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है वो पूरे भारत में कहीं पर भी कर सकता है। लेकिन शेड्यूल कास्ट एरिया में 15% और शेड्यूल ट्राइब एरिया में 7.5% पैसे खर्च करना जरूरी है। लेकिन गंभीर आपदा की कंडीशन में 1 करोड़ रुपए बाहर भी खर्च किए जा सकते हैं। अब देखना, एक ना मुझे किसी ने बहुत अच्छा एक करेक्शन करवाया, मतलब लोग इतना डिटेल में भी पढ़ते हैं, मुझे अच्छा लगा जान के। उन्होंने मुझे भेजा कि सर आपने यहाँ पर ना नोट्स में ये लिखा हुआ है गंभीर प्राकृतिक आपदा, सीवियर नेचुरल क्लेमिटी, लेकिन ऑफिशियल साइट पर सर हमने चेक किया उसमें प्राकृतिक आपदा नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल सही बात है उनकी। तो ये गंभीर आपदा है, कोई भी सीवियर जो क्लेमिटी है उसको लेकर है। को जरूरी नहीं है कि क्लाइमेटिक ऐसी हो, नेचुरल डिजास्टर ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो लैंडस्लाइड है, भूकंप है, ये सब नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन ये यदि कहीं पर आग लग गई, ये तो नेचुरल नहीं है ना, क्या उस कंडीशन में भी मदद की जा सकती है? बिल्कुल, उस कंडीशन में भी खर्च किए जा सकते हैं, है ना। इतने डिटेल में जाके एग्जामिनर नहीं पूछता, पर आप इतना डिटेल में चीजों को करेक्शंस करवाते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो 1 करोड़ रुपए जो है वो गंभीर आपदा में खर्च किए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, है ना, एक पॉइंट का ध्यान रखना कि इसमें जो एमपी होता है ना, वो केवल सिफारिश करता है। एमपी क्या करता है? केवल सिफारिश करता है। इसका एक्चुअल में जो काम को इंप्लीमेंट करने का जो काम है ना, वो डीएम का होता है। एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने का जो काम होता है वो किसका होता है? डीएम का होता है। एक एमपी जो वो एक सिर्फ और सिर्फ सिफारिश करता है। मैं जो है अभी कुछ चीजें क्या होती है मुझे पढ़ाते समय याद आती है, जब मैं स्लाइड बना रहा होता हूँ कई बार मुझे कुछ चीजें कम याद आती है। अब मुझे अभी याद आया कि यूपीएससी में ना एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है 2021 में, आई थिंक 2021 में क्वेश्चन आ चुका है एमपी लैड को लेकर। उसमें एक स्टेटमेंट ये भी था कि जो एमपी है वो केवल सिफारिश करता है और इंप्लीमेंट करने का काम डीएम का होता है। तो ये बात सही है, ध्यान रखना। एमपी लैड को लेकर 2021 में क्वेश्चन आ चुका। एक उसमें स्टेटमेंट ये था कि पैसा जो वो नॉन लैप्सेबल है, तो ये बात भी क्या है? सही है, नॉन लैप्सेबल है। ठीक है, तो इस तरीके का एक यूपीएससी में क्वेश्चन। तो ये अपन ने पूरा डिटेल में बात पढ़ लिया, किसके लिए? एमपी लैड के लिए। एमपी लैड के लिए देख लेते हैं कुछ स्लाइड में कुछ रहता नहीं क्या? ठीक है, ये सब हो गया। ओके ये सारी बात हमने कर ली किसके बारे में? एमपी लैड। तो भाई जैसे एमपी को पैसे मिलते हैं, अच्छा अभी क्या था पिछले कुछ समय में ना, सरकार ने ये कोविड के समय में एमपी लैड को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। सरकार ने कहा था कि भाई ठीक है, अब हम खुद ही कर लेंगे सिफारिश कि कौन सा काम करवाना है कौन सा नहीं करना, एमपी के थ्रू को जरूरी नहीं है। अब वापिस कंटिन्यू कर दिया। तो एमपी लैड के बाद में अगली स्कीम पढ़ते हैं एमएलए लैड। एमएलए लैड क्या है? सेम वही स्कीम, जो पैसा एमपी को मिलता है उसी तरीके से पैसा एमएलए को भी मिलता है। एमएलए को कहा जाता है आप अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करवा सकते हो। कितना मिलता है? तो ये भी 5 करोड़ है। पहले हालांकि 1 करोड़ होता था, लेकिन इसको बढ़ा दिया है, कितना कर दिया है? 5 करोड़ कर दिया है। ठीक है, तो 5 करोड़ रुपए जो मिलता है अर्बन एरिया में भी खर्च कर सकते हैं, रूरल में भी कर सकते हैं। बस ये कि कम से कम 20% जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एरिया के अंदर वो पैसा डेवलपमेंट का लगना चाहिए। कम से कम कितना? 20% जो पैसा है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर लगना चाहिए। और प्रत्येक एमएलए को कितने रुपए मिलते हैं? 5 करोड़। अब आप पूरी बात जान ही चुकी हो, तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। एमपी लैड है वैसे की वैसे एमएलए लैड है। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं और 20% SC ST वाले के अंदर लगेगा। उससे कंपेयर करके जरूर याद रखना कि भाई उसमें कितना था? 15% था SC के लिए
और 7.5% था एसटी के लिए। ठीक है, चलिए अगली योजना पर चलते हैं। एक और पढ़ लेंगे, मैं टाइम देख लूं कितना हो गया। चलिए 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है ना। ये मैं मनरेगा वाला शुरू कर दूंगा ना, तो ये कम से कम भी आधा घंटा खाएगा अपना। ठीक है, तो कोई ना, अपन इसको अगली क्लास में देख लेंगे। तो आप एक बार इतना पढ़ लो, 3rd चैप्टर, 2nd चैप्टर पढ़ा, एक हिस्सा बच्चा वो मैं करवा दूंगा आपको। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी देखो टाइम भी काफी हो गया। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। जब भी आप देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग सुन लेना आप मन ही मन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।